सोचिए साल 1880 का दशक है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। आज की तरह बस एक रिटन टेस्ट पास करना काफी नहीं होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। उस जमाने में हार्वर्ड ने हाई स्कूल फिजिक्स के लिए बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स की एक पूरी लिस्ट निकाल दी थी। जो भी छात्र दाखिला चाहता था उसे खुद लैब में जाकर अपने हाथों से प्रयोग करके साबित करना होता था कि उसे विज्ञान आता है। मतलब एक तरह से विज्ञान का मतलब ही था खुद करके देखना। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि आज के दौर में विज्ञान की पढ़ाई इतनी रूखी और बोरिंग कैसे हो गई। ब्लैक बोर्ड पर लिखे लंबे लंबे फॉर्मूले और एक ऐसा क्लासरूम जहां सवाल पूछने से ज़्यादा फोकस जवाब रटने पर होता है। आज की इस चर्चा में हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। और इसे सुलझाने के लिए जो रिसर्च और डेटा आज हमारे पास है ना, वो इस बात की पूरी तस्वीर बदल देता है कि साइंस को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। यानी फिजिकल साइंस की शिक्षा में विकास और आधुनिक तकनीक का प्रयोग। और जिन स्रोतों की गहराइयों में हम गोता लगाने वाले हैं वो वाकई बहुत ही सॉलिड हैं। हाँ, हमारे पास आंध्र प्रदेश में विज्ञान शिक्षकों पर डॉक्टर टी शारन राजू का किया गया एक बहुत ही विस्तृत रिसर्च पेपर है। और इसके साथ ही डॉक्टर के शीबा की भौतिक विज्ञान पढ़ाने के तरीके पर आधारित सामग्री है। और हाँ, श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय के बीएड पाठ्यक्रम के नोट्स भी हैं। और विज्ञान शिक्षण में लेबोरेटरी की भूमिका पर नार्स्ट NARST का वो ऐतिहासिक शोध लेख है जिसका जिक्र अभी हार्वर्ड वाले संदर्भ में हुआ। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सभी स्रोतों को अगर एक साथ रखकर देखें तो एक बात बहुत साफ हो जाती है। श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय का स्रोत कहता है कि फिजिकल साइंस सिर्फ नॉन लिविंग सिस्टम्स या निर्जीव प्रणालियों का अध्ययन नहीं है। सही बात है। ये असल में हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक नजरिया है, एक ऐसा लेंस जिससे हम ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को देख सकते हैं। लेकिन एक सेकंड, अगर ये ब्रह्मांड को समझने का नजरिया है तो फिर बच्चों को क्लासरूम में नींद क्यों आने लगती है? ये तो है। मतलब जब मैं हार्वर्ड वाले उस नियम के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि लैब ही वो जगह है जहां सारा जादू होना चाहिए। जी। लेकिन पिकेटिंग के विचारों ने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। पिकेटिंग की वो बात जहां वो कहते हैं कि लोग मानते हैं लैब का काम सिर्फ उस लेक्चर को साबित करना है जो क्लास में पढ़ाया गया है। हाँ, वही। मतलब अगर टीचर ने बता दिया कि एसिड और बेस मिलाने से रंग बदलता है तो लैब में जाकर बस वही रंग बदलकर देखना है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे पूरी फिल्म देखने के बाद कोई उस फिल्म का ट्रेलर दिखाए। अरे ये एनालॉजी एकदम सटीक है ना? जब सस्पेंस ही खत्म हो गया तो लैब में जाकर उसी चीज को दोहराने में कैसा रोमांच। कुछ मैनिपुलेटिव स्किल सिखाना नहीं है। मैनिपुलेटिव स्किल्स मतलब बीकर पकड़ना और वो सब? हाँ, बिल्कुल। मतलब बीकर को कैसे पकड़ना है या थर्मोमीटर कैसे पढ़ना है, सिर्फ यह सिखाना काफी नहीं है, क्योंकि हर एक छात्र भविष्य में कोई प्रोफेशनल साइंटिस्ट नहीं बनने वाला। तो अगर लैब का काम सिर्फ लेक्चर दोहराना या बीकर पकड़ना सिखाना नहीं है तो फिर असल मकसद क्या है? यहाँ शुल्मन और तामीर की रिसर्च बहुत मायने रखती है। उन्होंने लैब के 5 असली उद्देश्यों को पहचाना है। अच्छा, वो 5 उद्देश्य क्या हैं? वो है कौशल, अवधारणाएं, संज्ञानात्मक क्षमताएं, विज्ञान की प्रकृति को समझना और दृष्टिकोण। इनमें सबसे जरूरी कौन सा है? ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दृष्टिकोण या एटीट्यूड विकसित करना। लैब का असली काम बच्चों में जिज्ञासा पैदा करना। मतलब उन्हें ये सिखाना कि रिस्क कैसे लिया जाता है? एकदम सही। रिस्क लेना, किसी चीज का बारीकी से ऑब्जर्वेशन करना और डेटा देखकर अपने दिमाग से नतीजे निकालना। जब एक बच्चा लैब में कुछ नया ट्राई करता है और वो फेल हो जाता है ना, तो वो फेलियर भी उसे कुछ सिखाता है। एग्जैक्टली। यानी लैब वो जगह होनी चाहिए जहां अनिश्चितता हो, जहां कुछ नया खोजने की आजादी हो। लेकिन चलिए एक कदम पीछे चलते हैं। अगर लैब सिर्फ लेक्चर साबित करने के लिए नहीं है तो शिक्षकों को क्लासरूम के अंदर क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें डॉक्टर शीबा के शिक्षण विधियों वाले स्रोत को देखना होगा। उसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव तरीकों की बात की गई है। हाँ, इसको अगर थोड़ा विजुअलाइज करें तो इंडक्टिव तरीका एक जासूस या डिटेक्टिव की तरह है। जासूस की तरह कैसे? मान लीजिए एक जासूस एक कमरे में जाता है, उसे वहां टूटे हुए कांच के टुकड़े मिलते हैं, एक गिरा हुआ ग्लास मिलता है और खिड़की खुली मिलती है। वो इन छोटे छोटे सुरागों या क्लूज को इकट्ठा करता है, एक पैटर्न देखता है। बिल्कुल, एक पैटर्न देखता है और फिर एक नतीजे तक पहुंचता है कि यहाँ क्या हुआ होगा। विज्ञान में भी इंडक्टिव तरीका यही है। छात्र पहले छोटे छोटे उदाहरण देखते हैं और खुद नियम बनाते हैं। बहुत खूब। और इसके ठीक विपरीत है डिडक्टिव तरीका। हाँ, डिडक्टिव तरीका एक जज की तरह है।
जज सुराग नहीं ढूंढता, उसके पास पहले से ही संविधान या कानून की एक किताब है। और उसके सामने जब कोई केस आता है तो वो उस बने बनाए नियम को उस खास मामले पर लागू कर देता है। क्लासरूम में भी अक्सर यही होता है, टीचर सीधा बोर्ड पर न्यूटन का नियम लिख देता है और फिर कहता है कि अब इसे अलग अलग सवालों पर लागू करो। सही कहा। देखिए, इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों के अपने फायदे हैं, लेकिन जब बात साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की आती है ना, तो एक और तरीका सामने आता है जो इन सबसे अलग है। वो कौन सा तरीका है? डॉक्टर शीबा के स्रोत में इसका बहुत जोर देकर जिक्र किया गया है, वो है ह्यूरिस्टिक तरीका। ह्यूरिस्टिक, ये नाम थोड़ा तकनीकी लग रहा है। इसका असल मतलब क्या है? ये ग्रीक भाषा के शब्द ह्यूरिस्किन्स से आया है, जिसका सीधा सा अर्थ है खोज करना। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस विधि का बहुत समर्थन किया था। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? ह्यूरिस्टिक तरीके का पूरा कंसेप्ट लर्निंग बाय डूइंग पर टिका है। इसमें शिक्षक ज्ञान परोसने वाला नहीं होता, वो छात्र को एक खोजकर्ता के रूप में देखता है। तो मतलब टीचर से भी एक प्रॉब्लम दे देता है? हाँ, शिक्षक केवल एक समस्या सामने रख देता है और छात्र खुद प्रयोग करके, गलतियां करके और उन गलतियों से सीखकर ज्ञान हासिल करते हैं। तो मतलब बच्चों को खुद अपना दिमाग लगाने पर मजबूर किया जाता है। लेकिन इसके साथ ही एक और अप्रोच है जो मुझे पर्सनली बहुत दिलचस्प लगी। वो कौन सी थी? रामकृष्ण मिशन का स्रोत ऐतिहासिक और जीवनी विधि के बारे में बात करता है, हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल मेथड। ओहो, वो तो बहुत ही शानदार तरीका है ना? अक्सर हम विज्ञान को सिर्फ थियरी और फॉर्मूलों की तरह देखते हैं, लेकिन इसके पीछे इंसानों की कहानियां हैं। अगर आर्यभट्ट ने शून्य और पाई के रहस्य सुलझाए तो उसके पीछे क्या संघर्ष रहा होगा। बिल्कुल। जब हम क्लास में सीवी रमन के रमन इफेक्ट की बात करते हैं तो सिर्फ इतना बताना काफी नहीं है कि ये इफेक्ट क्या है, वहां उस कहानी की जरूरत है। वही तो कहानी ये है कि सीवी रमन एक बार पानी के जहाज से सफर कर रहे थे और भूमध्य सागर के नीले पानी को देख रहे थे। उस समय तक लोग मानते थे कि समुद्र का रंग नीला इसलिए है क्योंकि वह आसमान को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन रमन को इस जवाब से संतुष्टि नहीं मिली, है ना? एकदम नहीं। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा उपकरण निकाला, पानी को ऑब्जर्व किया और फिर साबित किया कि असल में पानी के अणु रोशनी को बिखेरते हैं, जिसे लाइट स्कैटरिंग कहते हैं। ये घटना विज्ञान को बहुत मानवीय बना देती है। मतलब जब अल्बर्ट आइंस्टीन या मैरी क्यूरी की जीवनियां क्लास में सुनाई जाती हैं, उनके संघर्षों के बारे में बताया जाता है। हाँ, उनके संघर्षों और उनकी असफलता के बारे में बताया जाता है, तो छात्रों को लगने लगता है कि महान वैज्ञानिक भी इंसानी थे। विज्ञान कोई एलियन कंसेप्ट नहीं है। और ये उनके भीतर के उस डर को खत्म कर देता है कि मुझे साइंस समझ नहीं आएगी। बिल्कुल सही। ये सब थ्योरी में सुनना बहुत शानदार लगता है, ह्यूरिस्टिक तरीके, महान वैज्ञानिकों की कहानियां। लेकिन चलिए एक रियलिटी चेक करते हैं। आज के असली भारतीय क्लासरूम में क्या चल रहा है? हाँ, जमीनी हकीकत जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए डॉक्टर टी शरण राजू का जो रिसर्च पेपर है वो बहुत ही आई ओपनिंग है। ये रिसर्च आंध्र प्रदेश के 4 उत्तर तटीय जिलों में की गई, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पार्वतीपुरम मान्यम और विशाखापट्टनम। और इसमें काफी बड़ा सैंपल साइज लिया गया था ना? हाँ, इसमें कुल 500 शिक्षकों से बात की गई, जिनमें 200 हेडमास्टर और 300 स्कूल असिस्टेंट थे। मकसद ये जानना था कि इन मॉडल इनोवेटिव तकनीकों को लेकर उनका नजरिया क्या है। और मैं बता दूं, इस रिसर्च के नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। कैसे? मतलब अगर मुझे कोई अंदाजा लगाना हो तो मैं कहूंगा कि शायद वो शिक्षक ज्यादा इनोवेटिव सोच वाले होंगे जिनके पास एमएड जैसी बड़ी डिग्रियां हैं, या फिर वो जिन्हें पढ़ाते हुए 15-20 साल हो चुके हैं। अनुभव तो काम आता ही होगा ना। दिलचस्प बात तो ये है कि डेटा इस धारणा को पूरी तरह से खारिज कर देता है। अरे सच में? हाँ, इस सर्वे में ये साबित हुआ कि शिक्षक का जेंडर, उनकी शैक्षणिक योग्यता, चाहे वो बीएड हो या एमएड, या फिर उनका अनुभव, चाहे 10 साल से कम हो या 20 साल से ज्यादा, एग्जैक्टली, इनमें से किसी भी बात का नई तकनीकों को अपनाने की उनकी सोच पर कोई असर नहीं पड़ा। शून्य। तो फिर असर किस चीज का पड़ा? कौन से शिक्षक इनोवेशन के लिए तैयार थे? सिर्फ एक चीज का असर दिखा, और वो थी स्कूल की लोकेशन। ग्रामीण स्कूलों की तुलना में शहरी स्कूलों के शिक्षक इनोवेशन और नई तकनीकों के इस्तेमाल को लेकर कहीं ज्यादा सकारात्मक और तैयार दिखे। मतलब ये अर्बन रूरल डिवाइड, यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की खाई, सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरी। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या ग्रामीण इलाकों के शिक्षक मेहनत नहीं करना चाहते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, क्योंकि स्रोत को गहराई से पढ़ने पर पता चलता है कि बात नियत की नहीं बल्कि संसाधनों की है। बिल्कुल।
आज भी कई ग्रामीण स्कूलों में या तो लैब नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और अगर एक कमरा है भी जिस पर लैबोरेटरी लिखा है तो अंदर ज़रूरी उपकरण नहीं है। बीकर टूटे पड़े हैं, केमिकल्स एक्सपायर हो चुके हैं। और ट्रेनिंग का भी तो मुद्दा है ना। विज्ञान शिक्षकों को समय समय पर जो नई ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वो ग्रामीण इलाकों तक पहुंच ही नहीं पाती। सही बात है। जब एक शिक्षक के पास प्रयोग करने के लिए कुछ है ही नहीं तो वो चाहकर भी ह्यूरिस्टिक या डिस्कवरी मेथड कैसे लागू करेगा? मजबूरी में उसे फिर से ब्लैक बोर्ड और चौक का ही सहारा लेना पड़ता है। जो एक बहुत ही गंभीर जमीनी हकीकत है। और इसी खाई को पाटने के लिए स्रोतों में कुछ बहुत ही आधुनिक और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस का जिक्र किया गया है। जैसे कि जब भौतिक संसाधन कम पड़ जाते हैं तो शिक्षा के नए मॉडल और तकनीक किस तरह से काम आते हैं, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है 5E मॉडल। 5E मॉडल? ये 5E मॉडल क्या है? सुनने में किसी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जैसा लगता है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि ये दिमाग के सीखने की प्रक्रिया का एक नक्शा है। ये 5 E हैं: एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट और इवैल्यूएट। इसे थोड़ा किसी उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक टीचर को क्लास में गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के बारे में पढ़ाना है, तो ये 5E मॉडल वहाँ कैसे काम करेगा? बहुत अच्छा सवाल है। पारंपरिक क्लास में टीचर आता और कहता, आज हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ेंगे। हाँ, जो कि बहुत बोरिंग है। बिल्कुल। लेकिन 5E मॉडल में शुरुआत एंगेज से होती है। टीचर क्लास में आकर अचानक अपने हाथ से एक किताब नीचे गिरा देगा और पूछेगा, ये ऊपर क्यों नहीं गई? अच्छा, इससे छात्रों का ध्यान खिंचता है, उनकी दिलचस्पी जगती है। हाँ, इसके बाद आता है एक्सप्लोर। टीचर बच्चों को अलग अलग वजन की चीजें जैसे एक पंख और एक पत्थर देकर उन्हें खुद गिराकर देखने को कहेगा। बच्चे खुद खोज रहे हैं। और इसके बाद आता होगा एक्सप्लेन। एकदम सही। जब बच्चे खुद प्रयोग करके उलझन में आ जाते हैं कि पंख धीरे क्यों गिरा और पत्थर जल्दी क्यों, तब टीचर एक्सप्लेन करता है। वो बच्चों के अनुभवों को वैज्ञानिक शब्दों में ढालता है और हवा के प्रतिरोध जैसी चीजें समझाता है। क्या बात है। फिर आता है इलैबोरेट, जहां इसी कंसेप्ट को किसी बड़ी चीज से जोड़ा जाता है, जैसे कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का खिंचाव। और अंत में इवैल्यूएट। हाँ, जहां रटे हुए सवालों से नहीं बल्कि किसी नए सिचुएशन पर आधारित सवाल से बच्चों का टेस्ट लिया जाता है। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है, और मुझे लगता है कि ये पूरा 5E मॉडल उसी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर आधारित है जिसका जिक्र शीबा की किताब में है। बिल्कुल, कंस्ट्रक्टिविज्म। हाँ, कंस्ट्रक्टिविज्म को अगर समझा जाए तो ये लेगो ब्लॉक्स से खेलने जैसा है। लेगो ब्लॉक्स? वो कैसे? टीचर आपको बना बनाया लेगो का महल नहीं पकड़ा देता, वो आपको सिर्फ ब्लॉक्स देता है। आप अपने पुराने अनुभवों का इस्तेमाल करते हैं, ब्लॉक्स को जोड़ते हैं, कुछ गलतियां करते हैं और फिर खुद अपना महल यानी अपना ज्ञान कंस्ट्रक्ट करते हैं। अरे वाह, ये एकदम सटीक एनालॉजी है। ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक दिमाग से निकालकर दूसरे दिमाग में सीधा डाउनलोड किया जा सके। इसे खुद बनाना पड़ता है। बिल्कुल। और इस काम में एक और कॉन्सेप्ट बहुत मदद कर रहा है, वो है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम, ये तो पूरी शिक्षा प्रणाली को ही उल्टा कर देता है। हाँ, लिटरली उल्टा कर देता है। विषय का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ कर आते हैं। और फिर क्लासरूम के 45 मिनट का इस्तेमाल होमवर्क चेक कराने के लिए नहीं होता, बल्कि ग्रुप प्रोजेक्ट्स बनाने, प्रयोग करने और डिस्कशन करने के लिए होता है। अब सोचिए, जिन ग्रामीण स्कूलों में साइंस लैब नहीं है, वहां तकनीक इस गैप को कैसे भर सकती है। स्रोतों में टिंकरकैड जैसे टूल्स का जिक्र है। ये कैसे काम करता है? टिंकरकैड एक बहुत ही बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर किसी स्कूल में असली तार, बैटरी या महंगे सर्किट बोर्ड नहीं है, तो बच्चे इस टूल पर 3D मॉडलिंग के जरिए वर्चुअल सर्किट बना सकते हैं। यानी कोई बच्चा अगर बैटरी के पॉजिटिव वायर को नेगेटिव से गलत जोड़ दे, तो असली दुनिया की तरह कोई धमाका नहीं होगा। हाँ, किसी को चोट नहीं लगेगी। वो स्क्रीन पर देख लेगा कि शॉर्ट सर्किट हो गया और फिर उसे सुधार लेगा। ये तो कमाल है। एकदम। और बात सिर्फ टिंकरकैड तक सीमित नहीं है। न्यूटन जैसा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म तो शिक्षा को पूरी तरह पर्सनलाइज कर देता है। ये कैसे काम करता है? क्या ये सिर्फ बच्चों को नोट्स देता है? नहीं, इसका काम करने का तरीका बहुत गहरा है। मान लीजिए एक बच्चा फिजिक्स में वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला सॉल्व कर रहा है और वो बार बार फेल हो रहा है। तो एक आम क्लासरूम में टीचर शायद सोचेगा कि इस बच्चे को फिजिक्स समझ नहीं आ रही। बिल्कुल। लेकिन न्यूटन का AI जब उस बच्चे के डेटा को एनालाइज करता है तो वो पहचान लेता है कि समस्या फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में नहीं है। तो समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि बच्चे को मैथ्स के बेसिक फ्रैक्शंस या भिन्न वाले सवाल हल करने में दिक्कत आ रही है।
एआई तुरंत फिजिक्स का लेसन रोककर उसे मैथ्स के उस बेसिक कॉन्सेप्ट पर ले जाएगा। ये रियल टाइम में हर बच्चे के दिमाग का नक्शा बनाता है। बाप रे, ये तो किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। और फिर ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का जो जिक्र डॉक्टर शैरन राजू के रिसर्च पेपर में है, वो तो विज्ञान को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। वीआर के तो क्या ही कहने। मतलब एक ऐसा ग्रामीण स्कूल जहां कोई महंगी लैब नहीं है, वहां एक सस्ता सा वीआर हेडसेट लगाकर बच्चा आभासी दुनिया में रसायनों को मिला सकता है। वो चाहे तो एक अणु या मॉलिक्यूल के अंदर टहल सकता है। सही कहा, ये विज्ञान को सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं रहने देता, बल्कि उसे जीने का अनुभव बना देता है। और जब तकनीक इतनी विकसित हो रही है तो विषयों के बीच की दीवारें भी टूट रही हैं। इसी को इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण कहा गया है। हाँ, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब हम विज्ञान को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान के अलग अलग डिब्बों में नहीं रख सकते। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण रामकृष्ण मिशन के स्रोत में दिया गया है। वो फ्लूइड फ्लो वाला। हाँ, अगर कोई छात्र फिजिक्स में फ्लूइड फ्लो यानी तरल पदार्थों के बहने के सिद्धांतों को समझ लेता है कि कैसे पाइप के पतले होने पर प्रेशर बढ़ता है, तो उसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके वो जीव विज्ञान में इंसान के शरीर के अंदर रक्त संचार या ब्लड सर्कुलेशन को बहुत आसानी से समझ सकता है। हमारी नसें भी तो एक तरह के पाइप ही हैं। यही विज्ञान की असल खूबसूरती है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इन सारी बातों, रिसर्च पेपर्स और नए मॉडल से क्या निष्कर्ष निकलता है? सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि आज के दौर में एक शिक्षक की भूमिका पूरी तरह से बदल चुकी है। बिल्कुल बदल चुकी है। अब टीचर सिर्फ एक ट्रांसमीटर नहीं है जो किताब से जानकारी निकालकर बच्चों के दिमाग में ट्रांसफर कर दे। अब शिक्षक एक फैसिलिटेटर है। हाँ, एक गाइड की तरह। उसका काम रास्ता दिखाना है, एक ऐसा माहौल तैयार करना है जहां बच्चा खुद सवालों के जवाब ढूंढ सके। रटने की नहीं, बल्कि महसूस करने और सोचने की प्रक्रिया है। अगर आज की इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो हमने देखा कि कैसे 1880 के दशक में हार्वर्ड द्वारा बनाए गए लैब के उन सख्त नियमों से लेकर आज के टिंकरकैड और एआई संचालित मॉडल्स तक विज्ञान पढ़ाने का तरीका कितना बदल गया है। और हमने ये भी समझा कि डॉक्टर शैरन राजू का रिसर्च कैसे अर्बन रूरल डिवाइड को उजागर करता है। हाँ, और कैसे 5E मॉडल और वर्चुअल लैब संसाधनों की इस कमी को दूर करने में एक बड़ा हथियार बन सकते हैं। तकनीक ने निश्चित रूप से उन जगहों पर भी उम्मीद की किरण जगाई है जहां बुनियादी ढांचा कमजोर है। बिल्कुल, लेकिन इसी मोड़ पर एक ऐसा विचार सामने आता है जो थोड़ा बेचैन भी करता है। वो क्या? जरा इसके बारे में सोचिए। अगर न्यूटन जैसा एडवांस्ड एआई हर एक छात्र के लिए उसकी क्षमता के अनुसार पूरी पढ़ाई को इतनी सटीकता से कस्टमाइज कर सकता है, और अगर वर्चुअल रियलिटी टेक्निक इतनी विकसित हो जाए कि वो असली लैब की जगह हर एक रासायनिक प्रतिक्रिया को, हर एक भौतिक प्रयोग को वर्चुअल दुनिया में बिल्कुल हूबहू और बिना किसी खतरे के दोहरा सके, तो क्या होगा? तो क्या आने वाले कल के स्कूलों में ईंट और पत्थर से बनी उन पारंपरिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की कोई जरूरत ही बचेगी? ये तो बहुत गहरा सवाल है। या फिर इंसान होने के नाते अपने कुछ दोस्तों के साथ एक लैब की मेज पर खड़े होकर अपनी आंखों के सामने किसी केमिकल का रंग लाल से नीला होते हुए देखने का जो वो सामूहिक अनुभव है, जो एक्साइटमेंट है, क्या वो एहसास कोई भी मशीन या एआई कभी दे पाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लैक बोर्ड के रूखे फॉर्मूलों से आजाद होने की चाहत में हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सब कुछ सिर्फ एक स्क्रीन के पीछे सिमट कर रह जाएगा? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो तकनीक की असीम संभावनाओं और मानवीय अनुभव के बीच के संतुलन को चुनौती देता है। बिल्कुल, विज्ञान की इस तेजी से बदलती दुनिया में अभी बहुत कुछ खोजना बाकी है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने कई नई सोच और सवालों को जन्म दिया होगा। सुनने वालों के लिए आज की खोज यहीं तक। विचार करते रहिए और सवाल पूछते रहिए।